अच्छा जी, इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर हम देखेंगे कि इस साइनोसाइडल वेव या साइन वेव क्या होती है। साइन फंक्शन को तो आपको पता है, साइन फंक्शन एक अल्टरनेटिंग पीरियोडिक फंक्शन है। अल्टरनेटिंग पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन जो वक्त के बाद अपने आप को एज इट इज़ रिपीट करता है। तो साइन उस साइन फंक्शन की जो वेव बनती है वो होती है साइनोसाइडल वेव। तो those waves which have the shape of the sine wave are called sinusoidal waves or simply sinusoids. अब बेसिकली हमने देखा साइन एक ऐसा फंक्शन है जो वक्त के एक स्पेसिफिक वक्फे के बाद अपने आप को रिपीट करता है। यहाँ इधर मुझे एक साइन वेव बना देनी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं बनाई। वो पहले मैंने बनाई हुई थी पीछे, लेकिन उसमें मैंने इसको कैटेगराइज नहीं किया। लेकिन आप फिर इसको देख लो, ये एक साइन वेव है। इस साइन वेव में आपको देख लो कि साइन ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वेव ज़ीरो से स्टार्ट होती है। ज़ीरो पे साइन फंक्शन ज़ीरो वैल्यू देता है। फिर आप मज़ीद आगे आओ तो पाई बाय टू पे 90 पे साइन देगा आपको मैक्सिमम वैल्यू 1, तो वो ये पीक आ गई। इसके बाद फिर आ जाएगा पाई, पहले ज़ीरो पाई बाय टू, टू पाई बाय टू यानी कि पाई, पाई पे फिर ज़ीरो देगा और मज़ीद आगे आते हो तो फिर नेगेटिव पीक आपको साइन ऑफ थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू फिर आपको -1 मिलेगा नेगेटिव मैक्सिमम। और फिर ये आ गया आपके पास पीरियड ऑफ 2 पाई, तो 2 पाई पे फिर ज़ीरो देता है। तो ये एक साइनोसाइडल वेव बनती है और फिर ये मज़ीद इंक्रीज़ होती जा रही है, ये इस तरह बढ़ती जाएगी आगे। ये एक वेव्स, एक क्रस्ट एंड एक तरफ ख़त्म हो गया, उसके बाद जो नई वेव स्टार्ट हो रही है फिर ज़ीरो एंगल पे ज़ीरो देगी, पाई बाय टू पे मैक्सिमम, एंड फिर ये चीज़ रिपीट होगी। रेपिटेटिव फंक्शन है वो फंक्शन जो वक्त के साथ साथ अपने आप को रिपीट करता है, साइनोसाइडल फंक्शन होता है। तो कोई भी ऐसी वेव जो साइनोसाइडल की तरह हो, साइन वेव की तरह हो, वक्त के बाद अपने आप को रिपीट करे, वो साइनोसाइड्स होगा या साइनोसाइडल वेव कहलाएगी। देयर आर फंडामेंटल टाइप्स ऑफ एसी करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहाँ यूज़ होते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज में और अल्टरनेटिंग करंट में यूज़ होती हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूँ। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बैटरीज और एसी जनरेटर्स। अब ये एसी जो करंट होता है, एसी करंट से एसी वेव्स बनती हैं, तो ये एसी अल्टरनेटिंग करंट कहाँ बनेगा, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बैटरीज और एसी जनरेटर्स। बैटरीज यहाँ पे ये लिखा है, लेकिन बैटरीज से एसी नहीं लगता, ये मुझे लगता है ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। दे आर प्रोड्यूस्ड इन एसी जनरेटर्स। हाँ, एसी जनरेटर्स में होगा तो ये गलती है, इसको नोट कर लो। सिमिलरली अनदर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग साइन वेव इज इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटिंग सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटिंग सर्किट्स, RLC सर्किट्स जिसका मैंने आपसे कहा, उसमें हम जब मज़ीद पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये ऑसिलेटिंग सर्किट्स क्या होती हैं। अब मैथमेटिकली इट इज़ रिटन एज, अब जनरली किसी भी साइन वेव को हम लिखते हैं y इक्वल्स a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब इसमें a क्या चीज़ है, a वेव का एम्पलीट्यूड है, ओमेगा टी प्लस फाई ये उसका फेज़ है, और ये जो फाई है ये उसका फेज़ एंगल है। अच्छा, अब इसके बाद हम मज़ीद बढ़ते हैं आगे, साइनोसाइडल वोल्टेज एंड साइनोसाइडल करंट। अब एक बात जिसको हमने लेक्चर के फर्स्ट हिस्से में भी देखा कि वोल्टेज जो होती है इट
एक्ट्स एज अ मदर, एंड जो करंट होता है वो उसके बच्चे हैं। वोल्टेज आपको वो एनर्जी देती है जिसको कैरी करके कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो करंट बनेगा। तो साइनोसाइडल करंट और वोल्टेज में इक्वेशन मैंने लिखी है। द इक्वेशन इज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब बेसिकली हमारे पास AC कहाँ से मिलेगा? AC मिलने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो सोर्स है, जो पावर सोर्स है, वोल्टेज सोर्स अल्टरनेट कर रहा हो। तो बेसिकली जो मेन चीज़ है वो आप हमेशा याद रखो, DC में कांस्टेंट पावर सोर्स होता है, वोल्टेज उसकी कांस्टेंट होती है। AC में वोल्टेज चेंज हो रही है। अब वोल्टेज चेंज होगी तो उसके नतीजे में वो जो पावर सोर्स जो एनर्जी दे रहा है वो चेंज होगी। आगे इलेक्ट्रॉन्स ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी और आगे मूव करना है वो भी चेंज होगी। तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें V नॉट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो इस ग्राफ में, इसमें इट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, इट गोज़ ऑल द वे टू V नॉट मैक्सिमम वैल्यू। पाई बाय 2 पे मैक्सिमम हो जाएगा और पाई पे आके फिर ज़ीरो हो जाना है इसने। 3 पाई बाय 2 पे मिनिमम यानी कि नेगेटिव V नॉट पे चला जाएगा और फिर 2 पाई पे अगेन इट विल रीच ज़ीरो। तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आएगी पाई बाय 2 पे। तो ये V नॉट वो वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है जो वो लेता है पाई बाय 2 पे। इसी तरह करंट का ग्राफ नीचे बनाया हुआ है, इसमें ओवर टी, ये जो टी है इट्स टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में पूरी एक वेवलेंथ, एक क्रस्ट एंड एक ट्रफ, एक राइज एंड एक फॉल। अब इसमें आप भी देखो तो पाई बाय 2 पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है और 3 पाई बाय 2 पे करंट की वैल्यू नेगेटिव है, वही मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव साइड पे। तो मेन चीज़ ये हो गई कि साइनोसाइडल करंट है या वोल्टेज है, दोनों में वो अपनी वैल्यू चेंज करेगा। इट विल मूव फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम एंड इट विल come back again to zero and then it will reach negative maximum and then comes back to zero again। एक पूरे साइकिल में, ये आप लोग पहले भी इसको FSC वगैरह में पढ़ चुके हो, AC जनरेटर वगैरह आप लोगों ने जब पढ़ा था उसमें भी इसको देखा था। अब एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एवरेज वैल्यू देखते हैं। अब आपको पता है कि अब एवरेज वैल्यू से पहले हम देख लेते हैं कि पीक वैल्यू क्या होती है। द मैक्सिमम वैल्यू रीच्ड बाय AC वेव फॉर्म इज कॉल्ड इट्स पीक वैल्यू। अब यहाँ पे जिस तरह हमने ऊपर दो ग्राफ्स में देखा, ये जो I नॉट या V नॉट है ये उनकी पीक वैल्यूज़ है। इन द अबव ग्राफ I नॉट एंड V नॉट आर द पीक वैल्यूज ऑफ AC एंड AV। अच्छा, AV मीन्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब जो एवरेज वैल्यू है, अच्छा एवरेज वैल्यू का अभी फ़िलहाल मैं स्टार्ट में आपसे ये कह रहा हूँ, एवरेज वैल्यू हम अगर किसी ग्राफ के बीच में लें तो इसमें ज़ीरो आता है। अब ये लेट सपोज ये जो V नॉट है या I नॉट है, आई टेक इट्स वैल्यू एज 1। तो ये ग्राफ मुझे वैल्यू दे रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0.1, 0.2, 0.3 से मैक्सिमम जाएगा 1 तक, 1 से फिर गिरता है 0 तक और फिर -0.1, -0.2, -0.5, -0.9 एंड -1, -1 तक आता है और फिर ऊपर जाते जाते -0.9, -0.7, -0.93, -0.1 एंड फिर आ जाता है 0 पे। तो ये ऑसिलेट कर रहा है, 0 से जाता है 1 तक, फिर 0, फिर -1 और फिर 0। अब अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू लेता हूँ, द एवरेज वैल्यू ऑफ AC वेव फॉर्म इज एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द पीरियड। अब किसी भी पीरियड में जितनी वैल्यूज हैं उन तमाम की अगर मैं एवरेज ले लूँ तो ये मुझे 0 मिलेगी। डेफिनेटली जितने
पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैल्यूज़ हैं उतनी ही वैल्यूज़ नेगेटिव हाफ साइकिल में 0.1 पॉजिटिव है तो उसका अल्टरनेटिव 0.1 नेगेटिव भी है। एवरेज में बेसिकली हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स। जब सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ लिखेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0। 0 आ गई तो इसका मतलब किसी भी पूरे साइकिल की, फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 आती है। अब एवरेज वैल्यू फिर हम क्या करते हैं, इसके हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू लेते हैं, लेकिन उसको मैंने यहाँ अभी डिस्कस नहीं किया, इसको फिर आगे जाके डिस्कस करेंगे। बस फिलहाल आप ये समझ लो कि एवरेज वैल्यू को हम असल में जा रहा हूँ आगे आरएमएस वैल्यूज़ तक। तो जो मेन ज़रूरी चीज़ है उसको अभी कर लेते हैं। Therefore, the average value is not taken while calculating the power of the circuit. Rather, we introduce effective value or RMS value. Average power, average जो होगी पूरे साइकिल की, वो सर्किट की पावर कैलकुलेशन में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। ऑल्दो वेव फॉर्म वगैरह को समझने के लिए उसके डिफरेंट रेशोज़ होते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। उसमें जो एवरेज पावर आती है तो वो हम हाफ साइकिल की एवरेज पावर लेते हैं। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, इसको हम आगे क्लियर करेंगे। अच्छा, तो एक चीज़ हम जहन में रखो कि एवरेज क्योंकि ज़ीरो आती है तो एज हम एवरेज नहीं ले सकते पावर में। द टर्म RMS stands for root mean square. The RMS value of sinusoidal voltage is actually the measure of heating effect of the sine wave. अब ये जो RMS वैल्यू होती है ये बेसिकली कैलकुलेशन होती है हीटिंग इफेक्ट की। जनरली अगर देखा जाए तो लेट सपोज हमारे पास किसी भी रजिस्टर में से 10 एम्पेयर की RMS है। 10 एम्पेयर की RMS का मतलब ये हो गया कि अगर इस कंडक्टर में 10 एम्पेयर जितना हीटिंग इफेक्ट दे रहा है, अगर मैं DC इसमें से गुजारूं तो DC भी मुझे उतनी हीट दे। लेट सपोज 10 एम्पेयर जा रहा है, हीट मुझे मिल रही है 100 जॉल्स। 10 एम्पेयर आ रहा है, RMS वैल्यू ऑफ द करंट, RMS वैल्यू होती है AC की। 10 एम्पेयर RMS वैल्यू ऑफ द AC जनरेट्स 100 जॉल्स ऑफ हीट। तो ये जो 10 एम्पेयर है ये मेरी वैल्यू वही है जो अगर 10 एम्पेयर का मैं DC दे दूं तो वो भी 100 जॉल्स ऑफ हीट मुझे दे उस कंपोनेंट ऑफ दी सर्किट में, रजिस्टर है जो भी है। अच्छा, द इफेक्टिव वैल्यू और इक्विवेलेंट एवरेज वैल्यू of an AC that provides the same power to the load to the DC equivalent of the circuit। ये चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि इफेक्टिव वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ AC है that provides the same power to the load as DC equivalent of the circuit। एक मेरे पास DC सर्किट है, उसी तरह का एक AC सर्किट है। अब DC सर्किट में मैं देखता हूँ कि जितना करंट मुझसे जा रहा है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट पैदा हो रही है, तो मैं ये देखूंगा कि वही हीट AC सर्किट में कितने करंट से आएगी। जितने करंट से वही हीट आती है वो होगी मेरे पास RMS वैल्यू ऑफ द करंट ऑफ द AC सर्किट। द इफेक्टिव पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट इज देयरफॉर इक्वल टू I²R एवरेज। अब I²R एवरेज से इसको देखते हैं। इसके बाद थोड़ी सी मैथमेटिक्स है जिसको हम देखेंगे कि पावर जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है I² से। द इफेक्टिव करंट I इज़ इक्वल टू I² की अंडर रूट, I का स्क्वायर ले लो और अंडर रूट ले लो, फिर वही आते हैं वापस से वही चीज़। तो इसको मैथमेटिकली हम आगे चेक करते हैं। अच्छा, आगे फिर वही बात बताइए कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC इज़ लेट्स सपोज 10 एम्पेयर, then 10 ampere AC current would produce same heating effect as that of 10 ampere DC। अच्छा, the heating effect of an AC
is calculated by averaging the I square R losses over complete cycle. Therefore, the average power is given by. अब एवरेज पावर के लिए यहाँ से हमारे पास इसकी मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रही है. पावर का जो फार्मूला है वो आपके पास आ जाएगा आई स्क्वेयर आर बाई टी इंटीग्रेटेड ओवर द होल साइकिल. तो साइकिल स्टार्ट होता है 0 से टी तक, तो ये बन गया ओवर द होल पीरियड. अब इस इंटीग्रेशन को मैंने सॉल्व करना है, तो इसमें मेरे पास आई जो है करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी. आई नॉट आ गया मैक्सिमम करंट. अब मेरे पास जो लिमिट्स हैं वो टी में दी हुई हैं, कैपिटल टी, और मेरे पास जो थीटा है यानी कि ओमेगा टी, उसमें भी ओमेगा है. तो इसको चेंज करने के लिए मेरे पास ये सिंपल ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. एफ जो होता है इट इज़ 1 बाई टी, तो उसको अगर रिप्लेस कर दें तो टी की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 पाई ओवर ओमेगा. तो मेरे पास चेंज हो गया उसकी वैल्यूज़ 0 से लेके टी तक था, तो इंटीग्रेशन बन गया पावर की 0 से लेके टी की जगह आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा. और आई स्क्वेयर है तो आई स्क्वेयर की जगह आई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, फिर टी था तो टी की जगह आ गया 2 पाई बाई ओमेगा. मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम के साथ और इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी. अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें से जो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर ले जाती हैं, तो कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ गई. आई नॉट स्क्वेयर आर ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, ये हो गया कांस्टेंट. अंदर जो चीज़ रह गई है वो हम करेंगे इंटीग्रेट, दैट इज़ साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी. अच्छा, इंटीग्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब भी इस तरह का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, तो हम उसको डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू एक ऐसी फॉर्म में लाते हैं जिसके ऊपर स्क्वायर वगैरह ना हो. तो वो उसके लिए हम ये देखते हैं कि वेल नोन मैथमेटिकल फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, वो यूज़ किया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 आ गया. तो अब इसमें मैंने दो टर्म्स बन गई, दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेशन कर दी. तो जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसमें ये 1 बाई 2 है, 2 बाहर आ गया, ये बाहर आ गया 2, और अंदर है कि सिर्फ डी टी. और ये जो दूसरी टर्म बनती है कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी. अब कॉस ओमेगा टी की जो आपके पास इंटीग्रेशन बनेगी वो बनेगी साइन ओमेगा टी. अब साइन में अगर आप लिमिट्स देखो तो वो 2 पाई के साथ है, वो 2 पाई अगर ये आप पुट करो तो ये आपके पास बन जाएगा साइन ऑफ 2 पाई, और अगेन साइन ऑफ 2 पाई 0 के बराबर आ जाएगा. तो ये सेकंड टर्म का आंसर है, ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा. छोटा मोटा अलजेब्रा है, इसको खुद देख लेना, आई होप कि आप लोग कर लोगे. तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म आ जाएगी. ये जो पहली टर्म आती है इसको अगर आप देखो तो ये बन जाएगी पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर बाई 2. अब आई स्क्वेयर आर बाई 2 ये हमारे पास रिजल्ट आ गया पावर का. अब जॉल हीटिंग इफेक्ट caused by DC current in the resistor is I square R. I square R वाला फार्मूला आप लोगों ने जॉल हीटिंग पढ़ा था, किस में थी? जॉल हीटिंग बन रही है आपके पास इन DC सर्किट्स. अब हीटिंग इफेक्ट है, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू, अब इसका जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC आ रही है वो बन गई आई नॉट स्क्वेयर R डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पे ये देखो आई नॉट स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आई आर एम एस, आई स्क्वेयर आर एम एस आर, यानी कि इक्वेशन नंबर ए को और बी को हमने कंपेयर कर लिया. कंपेयर करने के बाद आई आर एम एस दोनों साइड को अंडर रूट लेने से आएगा, तो बन गया आई नॉट स्क्वेयर अंडर रूट, और ये नीचे 2 भी है. तो इसकी जो वैल्यू मेरे पास आई वो आई फाइनल वैल्यू आई आर एम एस इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई अंडर रूट 2.
1/√2 की वैल्यू आ जाएगी 0.0707 I0। तो ये इसी तरह अगर हम VRMS निकालें तो वो बन जाएगा 0.0707 V0। तो ये आ गई आपके पास RMS वैल्यू। RMS वैल्यू कौन सी वैल्यू है करंट की? ये वही वैल्यू है जो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास AC करंट है हैविंग RMS वैल्यू ऑफ द करंट 5 एम्पेयर, तो इसका मतलब इसमें 5 एम्पेयर से जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है डीसी सर्किट में अगर मैं 5 एम्पेयर लगाऊं, 5 एम्पेयर दूं तो इसी रेजिस्टर में इतनी हीट प्रोड्यूस हो, तो ये उसकी RMS वैल्यू बन जाएगी। अच्छा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसको यहीं एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे। सो लेट्स कॉल इट अ डे एंड हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज़।